इमेजिन करो, एक बाप शादी के मंडप में सजा धजा खड़ा है, लेकिन वो आगे अपनी सगी बेटी का कन्यादान नहीं करेगा बल्कि खुद उससे शादी करेगा। आज की डेट में ये बात सुनकर शायद बाप और बेटी दोनों को पागल मान लिया जाए, लेकिन इतिहास में एक ऐसा एम्पायर सचमुच मौजूद था जहां पर अपनी ही बेटी से शादी होती थी और इसे कोई पाप नहीं माना जाता था। ऐसा भी नहीं है कि ये सब छुप छुपा कर होता था, पूरा महल सजाया जाता था और हजारों लोग इस शादी में शामिल होते थे। खास बात यह है कि यह शादी किसी छोटे मोटे राजा के यहाँ नहीं होती थी, ये होती थी दुनिया के सबसे महान सभ्यताओं में से एक में। इस सभ्यता का नाम था इजिप्ट। वही इजिप्ट या मिस्र की सभ्यता जिसका नाम आते ही हमारे दिमाग में आसमान छूते पिरामिड, मिस्टीरियस ममी और सोने चांदी से लदे राजाओं या फिर फैरो की तस्वीर आती है। इतिहास की किताबों और फिल्मों ने हमें हमेशा इनकी ताकत, दौलत और अजूबों की कहानियां सुनाई हैं। दुनिया को लगता था कि ये राजा सच में धरती पर उतरे हुए भगवान थे, जिनका जीवन किसी स्वर्ग से कम नहीं था। लेकिन अपनी बेटी से शादी करने की इस परंपरा ने इस एम्पायर पर एक ऐसा असर डाला कि उनका पूरा वंश ही तबाह हो गया। और तो और दुनिया भर में इजिप्ट के सबसे फेमस राजा तूतनखामन और उसके पिरामिड को जब खोला गया तो इस बात के सबूत भी मिले कि कैसे इस परंपरा ने पूरे एम्पायर को ही तबाह कर दिया। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर दुनिया की सबसे समझदार और एडवांस माने जाने वाली सभ्यता ने आज के हिसाब से देखा जाए तो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी क्यों की? क्या इन राजाओं को किसी बात का इतना खौफ था कि उन्होंने अपनी ही बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर दी, या फिर इनको किसी बात का लालच था? इसके पीछे कोई धार्मिक वजह थी, या क्या ये कोई पागलपन था, या फिर इसके पीछे कोई बहुत ही खौफनाक और राजनीतिक चाल थी? आज हम मिस्र के इतिहास के इसी काले पन्ने को डिकोड करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। साल 1922 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हार्वर्ड कार्टर ने राजा तूतनखामेन का मकबरा खोला। यहाँ पर उन्हें एक 11 किलो का शुद्ध सोने का मुखौटा मिला। इस शानदार मुखौटे को देखकर लगता है कि ये राजा बहुत ही ताकतवर, सुंदर और अजेय इंसान रहा होगा जिसे किसी ने हरा नहीं पाया होगा। लेकिन इस मकबरे के खुलते ही एक ऐसा राज भी दुनिया के सामने आया जिसने इतिहास और विज्ञान दोनों को झकझोर कर रख दिया। सोने और चांदी के खजाने के बीच एक ऐसी चीज मिली जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। राजा के ताबूत के पास एक या दो नहीं बल्कि 130 से ज़्यादा इस्तेमाल की गई लाठियाँ पड़ी थी। मतलब ये कि जिस तूतनखामन को दुनिया एक महान योद्धा और भगवान का अवतार मानती थी, वो बिना लाठी के सहारे एक कदम भी चल नहीं सकता था। उसकी हड्डियां गली हुई थी और पैर टेढ़े थे। ये किसी प्राचीन जादू या श्राप का नतीजा नहीं था। साल 2010 में जब साइंटिस्ट ने उसके शरीर और उसके परिवार के डीएनए को पढ़ना शुरू किया तो उन्हें इस शाही परिवार के बारे में कुछ और जानकारियां भी मिली। जैसे न केवल उसकी हड्डियों और शरीर पर कई तरह की बीमारियों के संकेत मिले, बल्कि बाद में वैज्ञानिकों को उसके शरीर में मलेरिया के संक्रमण के प्रमाण भी मिले। लेकिन इन सब से भी बड़ी मिस्ट्री उसके शरीर में नहीं थी, उसकी फैमिली में थी। और यहाँ कहानी अचानक बदल गई। वैज्ञानिकों के हिसाब से तूतनखामन के माता पिता आपस में सगे भाई बहन थे। तो क्या तूतनखामन की बीमारियों की ये जड़ अपनी बेटियों से शादी करने वाले नियम का नतीजा था? इसको समझने के लिए हमें जाना होगा 1550 ईसा पूर्व में, जहां से हमें पता चलेगा कि क्यों आपस में भाई बहन और बेटियों से शादी हो जाती थी। माना जाता है कि इस साल मिस्र में 18वें राजवंश की स्थापना हुई थी। उस वक्त मिस्र में हिक्सोस नाम के विदेशी आक्रमणकारियों का कब्जा था। मिस्र के लोग अपनी ही ज़मीन पर गुलामों जैसी ज़िंदगी जी रहे थे। सालों के स्ट्रगल के बाद राजा अहमोस प्रथम ने इन सभी विदेशियों को खदेड़ कर बाहर किया और पूरे देश को फिर से एकजुट किया। लेकिन इस भयानक युद्ध ने मिस्र के शाही परिवार के मन में एक गहरा खौफ भी पैदा कर दिया। अहमोस के शाही परिवार को लगने लगा था कि बाहरी लोग कभी भी उनके सगे नहीं हो सकते। सोच ये थी कि अगर राजा अपनी बेटी या बहन की शादी किसी दूसरे पावरफुल परिवार में कर देगा तो क्या होगा? उस परिवार के पास शाही खून यानी रॉयल ब्लड भी पहुंच जाएगा और उसके साथ साथ पहुंचेगी उसकी दौलत भी, पॉलिटिकल कनेक्शन भी, और आगे चलकर सिंहासन पर दावा करने का रास्ता भी खुलेगा।
यानी शादी सिर्फ शादी नहीं थी, शादी का मतलब था सत्ता किसके हाथ में जाएगी। और एक राजा के लिए शायद सबसे बड़ा डर यही था कि जिस सत्ता को उसके परिवार ने इतनी मुश्किल से हासिल किया वो किसी दूसरे परिवार के हाथ में ना चली जाए। यही वजह है कि शाही परिवार ने अपने चारों तरफ एक दीवार खड़ी कर दी जो दिखती नहीं थी। अपनी इस नई और मुश्किल से मिली सत्ता को बचाने के लिए राजा अहमोस फर्स्ट ने एक अनोखा और बहुत अजीब रास्ता निकाला। इन्होंने अपनी ही सगी बहन अहमोस निफरतारी से शादी कर ली। राजा अहमोस ने सिर्फ अपनी बहन से शादी ही नहीं की बल्कि इस रिश्ते को एक नया और बेहद ताकतवर खिताब भी दिया। यह खिताब था अमुन की ईश्वरीय पत्नी यानी डिवाइन वाइफ। रानी की इस एक पोस्ट ने इजिप्ट की शाही महिलाओं को बेइंतहा ताकत दी। अमुन की पत्नी का पद इतना ताकतवर था कि इन महिलाओं का खजाने, प्रशासन और धर्म पर पूरा कंट्रोल होता था। ये रानियां दुनिया की किसी भी दूसरी प्राचीन सभ्यता की महिलाओं से ज़्यादा ताकतवर बन गई। ये एक तरह से राजा के बराबर एक पैरेलल सरकार चलाती थी। लेकिन इस कहानी में एक प्रॉब्लम भी थी। आम इजिप्ट वासियों के लिए भाई बहन की शादी नॉर्मल नहीं थी। उस वक्त किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये एक कदम आगे चलकर पूरे साम्राज्य का डीएनए तबाह कर देगा। लेकिन उस टाइम पर यह बड़ी प्रॉब्लम कुछ थी ही नहीं बल्कि एक और बड़ी प्रॉब्लम थी। मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट जोआना टोआइवारी विटाला ने इस बात पर बहुत गहरी रिसर्च की है। वो बताते हैं कि इजिप्ट के आम नागरिकों के बीच सगे भाई बहन की शादी पूरी तरह से बैन थी। आम लोगों के लिए ये बहुत बड़ा पाप होता था। आम जनता के लिए शादी एक तरह का लीगल कॉन्ट्रैक्ट था। पति और पत्नी के अधिकार बटे हुए थे। महिलाओं को तलाक तक का हक था। लेकिन फिर जो काम जनता के लिए पाप से भी बढ़कर था वो आखिरकार राजाओं के लिए पवित्र कैसे हो गया। यहीं पर शासकों के एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक खेल का पता चलता है। इजिप्ट के राजाओं ने आम जनता की सोच बदलने के लिए भाषा और धर्म का सहारा लिया। मिस्र की प्राचीन भाषा में एक शब्द होता था जिसे एसेंटी कहा जाता था। इसका असली मतलब बहन होता था। लेकिन 18वें राजवंश के आते आते शाही फरमानों और दस्तावेजों में इस शब्द का इस्तेमाल स्नेहपूर्ण पत्नी के लिए होने लगा। यह एक बहुत ही चालाकी भरी कल्चरल ब्रेन वॉशिंग थी। लोगों के दिमाग में ये बात डाली गई कि पति पत्नी और भाई बहन का रिश्ता शाही परिवार के लिए एक ही है। इसके साथ ही धर्म का एक बहुत चालाकी से इस्तेमाल किया गया। मिस्र की पौराणिक कथाओं में ओसिरिस और आइसिस यानी दुनिया बनाने वाले पहले देवताओं जैसे शू और टेफनेट का जिक्र था। ये आपस में भाई बहन भी थे और पति पत्नी भी थे। शासकों ने जनता को ये भरोसा दिलाया कि फ़ैरो यानी इजिप्ट का राजा कोई आम इंसान नहीं है। वो धरती पर मौजूद साक्षात देवता हैं और क्योंकि वो देवता हैं इसलिए उन पर इंसानों की नैतिकता और नियम लागू नहीं होते। परिवार में शादी करना उनके लिए सिर्फ लालच नहीं था बल्कि धरती पर देवताओं की कहानी को रिपीट करने का तरीका था ताकि वो इंसानों से अलग दिख सकें। जनता ने भी धीरे धीरे इस बात को सच मान लिया। लेकिन सत्ता और ख़ुद को भगवान समझने का ये नशा एक ऐसी बीमारी को जन्म दे रहा था जिसका इलाज उस दौर में किसी भी वैद्य के पास नहीं था। जैसे जैसे इजिप्ट का एम्पायर अमीर होता गया ये प्रथा अपने पीक पागलपन पर पहुंच गई। ये दौर था राजा अमेनहोटेप तृतीय का। साल 1390 ईसा पूर्व के आसपास मिस्र अपने इतिहास के सबसे सुनहरे दौर से गुजर रहा था। चारों तरफ शांति थी और खजाने सोने चांदी से भरे हुए थे। अमेनहोटेप ने मालकाटा नाम की जगह पर एक बहुत ही भव्य और विशाल महल बनवाया। जब राजा की उम्र ढलने लगी तो उसने अपनी सत्ता और जीवन की ताकत को फिर से नया करने के लिए एक बहुत बड़ा फेस्टिवल रखा। इसे हेबसेड उत्सव कहा जाता था। इसी उत्सव में राजा ने सत्ता के नशे में एक खौफनाक कदम उठाया। अमेनहोटेप तृतीय ने अपनी ही सगी बेटियों सितामुन और आइसिस को फॉर्मली महान शाही पत्नी का दर्जा दे दिया। उसने अपनी ही बेटियों से शादी कर ली। अपने खून को बचाने की कोशिश में अब राजा अपने परिवार के खून को बाहर जाने से रोक रहा था। उसी खून को इंक्रीजिंगली बंद कर रहा था। सितामुन को तो महल में अलग से एक बहुत बड़ा हिस्सा और अपार संपत्तियां भी दी गई। राजा अपनी बेटियों को अपने दैवीय पुनर्जन्म का हिस्सा बना रहा था। लेकिन इस कहानी का सबसे खतरनाक और डरावना हिस्सा आना अभी बाकी था। धीरे धीरे ये घमंड सिर्फ देश के अंदर नहीं मौजूद रहा बल्कि विदेश नीति में भी दिखने लगा।
14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ बहुत ही ख़ास डॉक्यूमेंट मिलते हैं डिप्लोमेसी के। इन्हें अमारना लेटर्स कहा जाता है। ये मिट्टी के टैबलॉइड्स हैं जिन पर उस वक्त के राजा या बड़े राजाओं की बातचीत दर्ज है। उस दौर में बेबीलोन और मितानी जैसे बड़े एम्पायर इजिप्ट के साथ वैवाहिक संबंध बनाना चाहते थे। विदेशी राजा अपनी राजकुमारियों को तोहफों के साथ इजिप्ट भेजते थे ताकि शांति बनी रहे। इजिप्ट के राजा इन विदेशी राजकुमारियों को खुशी खुशी अपनी कॉन्क्यूबाइन या रखैल बना लेते थे। लेकिन जब उन विदेशी राजाओं ने बदले में मिस्र की राजकुमारियां मांगी तो ओमेनहॉटेप तृतीय ने बहुत ही अहंकार भरा जवाब दिया। अमारना लेटर्स के टैबलेट नंबर EA4 में राजा का सीधा जवाब दर्ज है। उसने लिखा कि अनादिकाल से मिस्र के राजा की कोई भी बेटी किसी बाहरी को नहीं दी जाती। इसके पीछे एक सोची समझी डिप्लोमेसी थी। वो अपना शाही खून किसी को देना ही नहीं चाहते थे ताकि फ्यूचर में कोई विदेशी राजा इजिप्ट के सिंहासन पर अपना दावा ना ठोक सके। इस एक तरफा नीति का नतीजा ये हुआ कि शाही महल में राजकुमारियों की भीड़ लग गई। राजा अपनी बेटियां बाहर नहीं भेजते थे, इसलिए उन्हें महल के अंदर ही रखना पड़ता था। इन राजकुमारियों का इस्तेमाल आखिरकार घर की पॉलिटिक्स और ख़ुद की शादी के लिए होने लगा। लेकिन दोस्तों, नेचर के अपने नियम होते हैं और वो बहुत जल्द इस अहंकार को तोड़ने वाले थे। जब अमेनहोटेप का बेटा ओखेनातेन गद्दी पर बैठा तो उसने इजिप्ट के पुराने धर्म को पूरी तरह से बदल दिया। उसने सिर्फ एक सूर्य देवता की पूजा शुरू करवाई, लेकिन परिवार के अंदर शादियों का सिलसिला नहीं रुका। अखेनातेन ने भी अपनी ही कई बेटियों से शादी की। इनमें एक का नाम मेरिटाटेन था। कुछ ऐतिहासिक और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यहाँ तक इशारा करते हैं कि मेरिटाटेन ताशेरित नाम की एक बच्ची खुद ओखानेतेन और उसकी बेटी मेरिटानेन की ही संतान थी। शाही परिवार एक बंद कमरे की तरह हो गया था जहाँ बाहर से कोई नया खून नहीं आ रहा था। खुद को ब्रह्मांड का देवता साबित करने की संधि दौड़ में इजिप्ट के सभी राजा ये भूल गए थे कि उनका शरीर एक बायोलॉजिकल सिस्टम है। पीढ़ियों तक चले इस अंतर्विवाह ने शाही परिवार के जीन पूल को पूरी तरह से विकृत और कमज़ोर कर दिया। इस तबाही का सबसे भयानक चेहरा तूतनखामेन के रूप में सामने आने वाला था, जिसके बारे में किसी को कोई अंदाज़ा ही नहीं था। तूतनखामेन को आज दुनिया एक महान फ़ैरो मानती है, लेकिन सच ये है कि वो एक जेनेटिक ट्रेजिडी था। साल 2010 में जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिफिक रिपोर्ट छपी। मशहूर इतिहासकार जाही हवास और उनकी टीम ने 11 शाही मम्मियों का DNA टेस्ट किया। ये टेस्ट किसी भी बहस को ख़त्म करने के लिए काफ़ी था। DNA फिंगरप्रिंटिंग ने अकाट्य रूप से ये साबित कर दिया कि तूतनखामेन के माता और पिता कोई और नहीं बल्कि आपस में सगे भाई बहन थे। खून की इस मिलावट ने तूतनखामेन को जन्म से ही कई भयंकर बीमारियां दी थी। उसे कोहलर रोग था, जिसमें इंसान की हड्डियां गलने लगती हैं। उसका बायां पैर जन्म से ही टेढ़ा था, जिसे क्लब फुट कहा जाता था। यही वजह है कि उसके मकबरे में इतनी सारी लाठियां मिली थी। उसका इम्यून सिस्टम इतना कमज़ोर था कि उसके शरीर में मलेरिया के सबसे ख़तरनाक जीन मिले हैं। हड्डियों का गलना और मलेरिया, इन दोनों ने मिलकर एक 19 साल के लड़के की जान ले ली। वो कोई परफेक्ट देवता नहीं था, बल्कि शाही परिवार की गलतियों का शिकार एक बीमार लड़का था। जिस परिवार ने अपने खून को बाहर जाने से बचाया था, अब उसी परिवार का खून उसके अपने बच्चों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका था। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि इसका सबसे ट्रेजिक हिस्सा तो अब शुरू होने वाला था। तूतनखामेन को गद्दी पर बिठाने के बाद उसकी शादी उसकी ही सौतेली बहन अखेनसेनुमुन से हो गई। ये 18वें राजवंश की ब्लड लाइन को शुद्ध रखने का आखिरी और बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग कोशिश थी। लेकिन पीढ़ियों की इन ब्रीडिंग ने उनके जीन्स को इतना सड़ा दिया कि ये दंपत्ति किसी हेल्दी बच्चे को जन्म ही नहीं दे सकता था। अखेनसेनुमुन ने 2 बेटियों को जन्म दिया, लेकिन बहुत ही ज़्यादा जेनेटिक कमज़ोरियों के चलते दोनों बच्चियां मरी हुई पैदा हुई। उन दोनों अभागी बच्चियों की छोटी छोटी मम्मियाँ भी तूतनखामेन के मकबरे से ही मिलती हैं। वे कभी अपनी पहली सांस भी नहीं ले सकी होंगी, ऐसा उनकी मम्मियों को देख के पता चलता है। ये सिर्फ एक परिवार का दुख नहीं था, बल्कि इजिप्ट की हिस्ट्री के सबसे गोल्डन चैप्टर का दर्दनाक अंत था। तूतनखामेन की मौत के साथ ही 18वां राजवंश ताश के पत्तों की तरह ढह गया। सत्ता का जो सेंट्रलाइजेशन उन्होंने अपने खून में समेट कर रखा था, उसी खून की खराबी ने उनके वंश का नामो निशान मिटा दिया। तूतनखामेन की पत्नी और बहन अखेनसेनुमुन अब पूरी तरह से अकेली पड़ गई थी।
सत्ता के भूखे सेनापति और पुजारी उन पर नजर गड़ाए बैठे थे। हताशा और डर में आकर इस रानी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी इजिप्ट की हिस्ट्री में कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस घटना को दहमुंजू अफेयर कहा जाता है। जिस शाही परिवार ने अपना खून शुद्ध रखने के लिए पीढ़ियों तक अपनी ही बेटियों और बहनों से शादियां की, उसी परिवार की आखिरी रानी ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को एक चिट्ठी लिखी। अखेन्सनमुन ने हित्ती साम्राज्य के राजा को एक सीक्रेट मैसेज भेजा। उसने लिखा कि मेरा पति मर चुका है और मेरा कोई बेटा नहीं है। मैंने सुना है कि तुम्हारे बहुत से बेटे हैं, अपने एक बेटे को इजिप्ट भेजो। मैं उसे अपना पति और मिस्र का राजा बनाऊंगी, लेकिन मैं किसी नौकर या सेनापति से शादी नहीं करूंगी। यह हिस्ट्री का बहुत बड़ा सटायर था। खून की शुद्धता का घमंड एक विदेशी को मिस्र का ताज सौंपने की भीख मांग रहा था। लेकिन दोस्तों, किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। वो हित्ती राजकुमार मिस्र के रास्ते में ही मारा गया। कुछ लोगों का मानना है कि उसे मिस्र के ही जनरलों ने मरवा दिया था। इसके बाद रानी अखेन्सनमुन रहस्यमयी तरीके से इतिहास के पन्नों से गायब हो गई और सत्ता हमेशा के लिए सेनापतियों के हाथों में चली गई। एक तरह से देखा जाए तो नेचर जीत चुका था और खुद को भगवान कहने वाले लोग हार गए थे। कई डेकेड्स तक दुनिया भर के इतिहासकारों के बीच इस खौफनाक प्रथा को लेकर तीखी बहस होती रही। 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में फ्लिंडर्स पेट्री जैसे इतिहासकारों ने एक थ्योरी दी थी। इसे हेयर्स सिस्टर थ्योरी कहा जाता है। इन इतिहासकारों का मानना था कि इजिप्ट एक मैट्रियार्कल सोसाइटी थी। उनका तर्क था कि मिस्र में शाही खून और सत्ता का अधिकार केवल महिलाओं के जरिए आगे बढ़ता था। इसीलिए किसी मर्द को अगर कानूनी रूप से फ़ैरो बनना था तो उसके लिए शाही उत्तराधिकारिणी से शादी करना कंपलसरी था, और वो उत्तराधिकारिणी यानी उत्तराधिकार देने वाली अक्सर उसकी बहन या बेटी ही होती थी। उस दौर के यूरोपियन इंटेलेक्चुअल्स को ये थ्योरी बहुत सही लगी, क्योंकि ये शाही अंतर्विवाह को एक कानूनी मजबूरी की तरह दिखाता था। लेकिन आज के मॉडर्न एकेडमिक सोर्सेज ने या रिसर्चर्स ने इस थ्योरी को पूरी तरह से खारिज किया है। 20वीं सदी के आखिर और 21वीं सदी में लाना ट्रॉय और जारास्लाव सेरनी जैसे मॉडर्न इतिहासकारों ने एंशिएंट डॉक्यूमेंट्स का बहुत गहराई से स्टडी किया। उन्होंने बहुत अच्छे से यह साबित किया कि इजिप्ट के पूरे इतिहास और संविधान में ऐसा कोई भी कानून मौजूद ही नहीं था जो राजा को अपनी बहन या बेटी से शादी करने के लिए मजबूर करे। इजिप्ट में सत्ता ताकत से मिलती थी, किसी महिला से शादी करने से नहीं मिलती थी। रानियां अपने भाइयों की इच्छा से रानी बनती थी, ना कि किसी उत्तराधिकार कानून की वजह से। मॉडर्न हिस्टोरियंस अब इस बात पर एकमत हैं कि ये प्रथा कोई कानूनी या धार्मिक मजबूरी नहीं थी। ये प्योरली फ़ैरो की पॉलिटिकल विल और पावर को सेंट्रलाइज करने की एक कोशिश थी, और विदेशी कुलीन वर्ग को खजाने से दूर रखने की बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी थी। ये कोई परंपरा नहीं बल्कि सत्ता का लालच था। लेकिन दोस्तों, सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस प्रथा का अंत 18वें राजवंश या पुराने मिस्र के पतन के साथ नहीं हुआ। सदियों बाद जब यूनानी मूल के शासकों ने इजिप्ट पर कब्जा किया तो उन्होंने भी इस बीमारी को अपना लिया। हम बात कर रहे हैं टॉलेमी राजवंश की, जिसने 305 ईसा पूर्व से लेकर 30 ईसा पूर्व तक इजिप्ट पर रूल किया। ये शासक मूल रूप से मैसिडोनियन थे। यूनानी समाज में सगे भाई बहन की शादी को बहुत ही ज़्यादा इमोरल और अवांछनीय माना जाता था। यूनानी लोग इसे जानवरों जैसा काम मानते थे। फिर भी टॉलेमी सेकेंड फिलाडेल्फस नाम के शासक ने लगभग 278 ईसा पूर्व में अपनी सगी बहन अर्सिनोए द सेकेंड से शादी कर ली। आखिर एक यूनानी राजा ने ऐसा क्यों किया? जवाब बहुत सीधा था। टॉलेमी द सेकेंड समझ गया था कि इजिप्ट की लोकल जनता और ताकतवर पुजारियों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए उसे भी राजाओं की तरह बर्ताव करना होगा जो इजिप्ट के राजा करते आ रहे थे। उसे भी खुद को ओसिरिस और आइसिस की दैवीय परंपरा से जोड़ना होगा। उसने इस भाई बहन की शादी को थियोई एडेल्फोई यानी सिबलिंग गॉड्स का नाम दिया और इसे एक ऑफिशियल राज्य पंथ में बदल दिया। इसके बाद टॉलेमिक राजवंश ने लगभग हर शासक ने अपनी बहन या अपनी सबसे क्लोज जो महिला रिश्तेदार थी उनसे शादी की। यहाँ तक कि इतिहास की सबसे मशहूर रानी क्लियोपेट्रा द सेवेंथ ने भी राजनीतिक औपचारिकता के लिए अपने छोटे भाइयों से शादी की थी। इनकी कहानी भी बहुत दिलचस्प, अगर आप कहेंगे कमेंट में बताइएगा, मैं इन पर एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। लेकिन दोस्तों, आखिर में इसी प्रथा ने रोमन एम्पायर को इजिप्ट पर कब्जा करने का एक आइडियोलॉजिकल हथियार दिया। जब रोमन सम्राट ऑगस्टस का क्लियोपेट्रा से टकराव हुआ तो ऑगस्टस ने इजिप्ट के शासकों के इन सभी समरक्त विवाहों को जमकर इस्तेमाल किया। रोमन प्रोपेगेंडा में इजिप्ट के शासकों को पतित, भ्रष्ट और मानसिक रूप से बीमार साबित किया गया।
रोमनों ने दुनिया को यह बताया कि जो राजा अपनी ही बहनों से शादी करते हैं वो शासन करने के लायक ही नहीं है। और इसी नैरेटिव ने इजिप्ट के डिक्लाइन को रोम की नज़र में एक मोरल जीत की तरह दिखा दिया। इस तरह दोस्तों प्राचीन इजिप्ट का ये इतिहास हमें सत्ता के लालच और नेचर के नियमों के बीच के टकराव की बहुत ही खौफनाक कहानी सुनाता है। सत्ता का केंद्रीकरण और परिवारवाद की ये सबसे आदिम अवस्था थी। जब आप सत्ता को बाहरी लोगों के लिए पूरी तरह से बंद करते हैं तो अपनी दौलत को मुट्ठी में भींच कर रखना चाहते हैं, तो जब वो सिस्टम है वो पूरी तरह से खुद ब खुद अंदर से सड़ने लगता है। खुद को देवता समझने वाले इन राजाओं ने अपनी ब्लड लाइन को प्योर रखने के लिए जो रास्ता चुना, आखिरकार उसी रास्ते ने उनके वंश का धरती से नामो निशान मिटा दिया। तो दोस्तों ये थी वो कहानी जिसमें इजिप्ट के कुछ राजा कैसे अपनी ही सगी बहनों और अपनी बेटियों से शादी करते थे। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।